नमस्कार, नादिफ शेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम दरअसल बात करने जा रहे हैं भोपाल की। और भोपाल इसलिए मैं चूंकि इसकी शुरुआत कर रही हूं चूंकि भोपाल अब बाघों का बसेरा बनता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास केवल टाइगर ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ के दूसरे जीवों के भी दर्शन अब आसानी से हो जाते हैं। और ये बात एक विलक्षण बात है। टाइगर्स के अलावा तेंदुआ, नीलगाय, भालू, सियार जैसे तमाम जंगली जानवर अक्सर दिखाई देते हैं और इंसानी टकराव के मामले भी बहुत कम हैं। कहीं ना कहीं जंगली जानवर शहरी जीवन से तालमेल बिठा रहे हैं और इंसानों की भी जंगली जानवरों के साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश है और ये कामयाब भी हो रही है। यही कारण है कि अब भोपाल के आसपास जंगली जानवरों की संख्या बढ़ने लगी है। टाइगर और तेंदुए की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अंतिम परिणाम 2027 में जारी होंगे, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हमारे लिए खुशी का विषय हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने वन्य प्राणियों के साथ साथ अस्तित्व का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। भोपाल भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां के आसपास के जंगलों में वन्य प्राणियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बहुत से क्षेत्र में जब शहर का आकार बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ता है, तो जंगल और वन्य प्राणी सिमट जाते हैं। लेकिन भोपाल में इसका उल्टा हो रहा है। वन्य प्राणियों की गणना के लिए जो ट्रैप कैमरे लगाने से लेकर अन्य तरीके से आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं, वह सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में जब वन्य प्राणियों की गणना के अंतिम परिणाम सामने आएंगे, तो भोपाल में बाघ, तेंदुआ जैसे वन्य प्राणियों की संख्या अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ सकती है। सारे भोपाल में आसपास कई क्षेत्र हैं जहां बाघ, तेंदुए जैसे अन्य प्राणियों को मुक्त विचरण करते देखा जा सकता है। कलियासोत, कैरवा, समर्था, अमौली, भानपुर के दायरे में 13 रेसिडेंशियल बाघ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या बढ़ने की संभावना है और इनमें से अधिकांश बाघ इसी वन क्षेत्र में पैदा हुए हैं। खास बात यह है कि वन प्राणियों और इंसानों के बीच टकराव के मामले भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे क्षेत्र के मुकाबले भी भोपाल में बहुत कम है। कोई बड़ी घटना भी अभी तक सामने नहीं आई है। इसका अर्थ यह है कि भोपाल के आसपास के बाघ सहित तमाम वन प्राणी शहरी जीवन के अभ्यस्त हो चुके हैं और शहर की चहल पहल से उन्हें कोई विशेष डिस्टरबेंस नहीं होता। इसके अलावा भोपाल के आसपास जंगलों का लंबा दायरा भी कहीं न कहीं इन जंगली जानवरों के लिए मुफीद है। आने वाले समय में भोपाल के आसपास के शहरी वन प्राणी पर्यटन की दृष्टि से भी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। तो देखा आपने किस तरह से अब भोपाल न सिर्फ बाघों का बसेरा बनता जा रहा है बल्कि वन्य जीवों के लिए अब मध्य प्रदेश पहली पसंद भी बनता जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, उनकी जो जीवन लीला है वो कितनी सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है, इसका उदाहरण विशेष तौर पर साफ तौर पर आंकड़े ही हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो स्पष्ट आंकड़ा है वो 2027 में आएगा, लेकिन इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आप सभी का करा देते हैं। पर्यावरणविद अशोक मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पर्यावरणविद अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सबसे पहले तो अनादि टीवी पर। और चर्चा की शुरुआत में अशोक जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है और बड़े गौरव की ये बात है। हम सब चूंकि मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, मध्य प्रदेश वैसे तो देश का दिल है, लेकिन अब ना सिर्फ देशवासियों बल्कि जो वन्य जीव है उनका भी ये दिल बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे पहले तो ये बड़ी वास्तव में खुशी की बात है कि हमारे यहाँ वन्य जीवन बहुत अच्छा पनप रहा है। और खाली वन्य जीवन ही नहीं, दो पांव वाले जीव भी बहुत पनप रहे हैं। हमारी भी आबादी बहुत बढ़ रही है। पर जो आपने बताया है कि अभी बाघों का बहुत ज्यादा विकास हो गया है। तेंदुए सबसे ज्यादा आ गए और तेंदुए शहरों में आने लग गए। मैं इंदौर रहता हूँ। इंदौर में
तेंदुआ आप मानिए सिटी के बीच तक आ गया था। और मऊ क्षेत्र में, मऊ गांव क्षेत्र में इधर बाघ भी आ गए थे। तो ये जो वन्य जीवन एकदम बढ़ा है, ये खुशी बात है। लेकिन मेरा एक शासन से अनुरोध है कि आप इन सब के लिए टेरिटरी का विस्तार करें। आप इनके लिए आप जंगल बनाते जाएं, उनको रिजर्व रखें, और जितने भी जंगल है उनमें कोई अतिक्रमण ना हो, उनमें से कोई ट्रेन ना निकले, उनमें से कोई रोड ना निकले। आप ऐसी व्यवस्था रखें, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम में आपको इसको अपन सौभाग्य कहेंगे। ये जो प्रकृति का इकोसिस्टम है, इसमें अपने को सौभाग्य मिला है कि आपके पास वाइल्ड लाइफ अच्छी डेवलप हो गई है। वाइल्ड लाइफ जितनी अच्छी डेवलप हो गई, आपका एनवायरमेंटल बैलेंस उतना अच्छा हो गया है। अब इसको मेंटेन रखना सरकार का दायित्व है, वन विभाग का दायित्व है, उन लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि अब जैसे एक एरिया में बहुत ज्यादा संख्या हो गई, तो उनको शिफ्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उनमें आपसी विवाद और झगड़े बढ़ने लगेंगे। तो अब इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जहां जहां बढ़ रहे हैं उनको अब शिफ्ट करें, और जहां नहीं है उधर करें। और कुछ नई टेरिटरी, अभी आपने भोपाल का जिक्र किया ना, वो पचमढ़ी, आप कभी देखिए, आप पचमढ़ी के आसपास इतना एरिया आपको मिलेगा कि वहां पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं। देखा जाए तो यदि बहुत व्यवस्थित प्लानिंग करें तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का फॉरेस्ट लाइफ के लिए बहुत टूरिस्ट डेवलपमेंट हो सकता है, आपका दूसरे सब डेवलपमेंट यहाँ हो सकते हैं। अब बस यही है कि आपको उस क्षेत्र में प्रयास करना है। बिल्कुल। और चूंकि अब ये हमारा मध्य प्रदेश अब वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भी चूंकि लगातार काम कर रहा है, और जिस तरह से हम हर बार टाइगर स्टेट के नाम से भी अब प्रसिद्ध हैं, कहलाए जाने लगे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि अब मध्य प्रदेश की जो धरा है वो वन्य जीवों को बहुत पसंद आने लगी है। बने रहिएगा, और भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। अजय जी की ओर हम रुख कर लेते हैं। अजय जी, जिस तरह से जो मुद्दा उठाया है उसी को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, और आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगी, अशोक जी ने जो कहा कि जो उनकी टेरिटरी है उनको अब और बढ़ाने की जरूरत है। चूंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो इंसान और जंगली जानवरों के बीच जो संघर्ष के मामले हैं वो हालांकि इतने ज्यादा नहीं आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन जो जंगली जानवर हैं अक्सर वो हमें शहरी क्षेत्रों का विचरण करते हुए दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो व्यवहार है जानवरों का, ये इसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहें, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उनका एरिया है वो सिकुड़ रहा है। नमस्ते, नमस्कार। देखिए, एक चीज है कि जो प्रेडेटर होता है, जो सबसे बड़ा जो शिकारी होता है वो बाघ है। और बाघ यदि जिन इलाकों में नहीं रहता वहां लेपर्ड्स की संख्या जम के बढ़ती है, और फिर लेपर्ड वहां का सबसे बड़ा प्रेडेटर होता है। अभी मेहता साहब बता रहे थे इंदौर मालवा इलाके में, क्योंकि उस पूरे इलाके में एक दो माइग्रेटरी टाइगर गए हैं महू तरफ, ओंकारेश्वर तरफ, लेकिन चूंकि बाघ का वहां पे आधिपत्य नहीं है, साम्राज्य उसका नहीं है, इसलिए लेपर्ड्स की संख्या बढ़ रही है। और लेपर्ड्स के बारे में एक चीज जरूर आपको जाननी चाहिए नैन्सी, कि ये छोटे जानवरों का शिकार करता है। इसको शहरी क्षेत्र में कुत्ते, बकरे, बकरी, बछड़े, इसको इनकी जरूरत रहती है। और हमें ये भी चिंतन करना होगा कि यदि ये बाहर आ रहा है इंसानों के पास, क्योंकि इंसान से टाइगर और लेपर्ड्स को भय रहता है, यदि वो बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जंगल अस्वस्थ है, कोई गड़बड़ है। वहां पानी की व्यवस्था, वहां पे जो शाकाहारी जीव होते हैं, हिरण, जो उनका जो फूड साइकिल होता है, लेपर्ड का फूड साइकिल, जंगल में हिरण होता है या छोटे जानवर सुअर है या नीलगाय के बच्चे हैं, यदि जंगल में शाकाहारी जीवों की संख्या पर्याप्त है तो लेपर्ड फिर बाहर कम जाता है। यदि वो बाहर निकल रहा है तो जंगल को हमें प्रबंधन करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, पानी और शाकाहारी जीवों की व्यवस्था और घास के मैदान और मजबूत अच्छे करने पड़ेंगे, जिससे शाकाहारी जीव वहां पे पर्याप्त संख्या में रहें। जंगल में टेरिटरी बढ़ाने के जो बात आ रही है, तो मध्य प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक 9 टाइगर रिजर्व के साथ है, करीब 24 सेंचुरीज हैं और एक कंजर्वेशन रिजर्व अभी बना है।
तो इनके पास जो जमीन है, जो इनको बिल्कुल मार्क कर दी है कि 9 टाइगर रिजर्व हैं, तो इनमें जैसे बांधवगढ़ में टाइगरों की संख्या अधिक है, सतपुड़ा में अभी पर्या और भी टाइगर्स वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क अभी जो बन रहा है 600 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां पर भी टाइगर रह सकते हैं। मुद्दा इस बात का है कि हम जीवों को वहां पर पनपने का मौका दें, लेकिन जंगल का अतिक्रमण कम हो, शिकार की बिल्कुल वहां पे गारंटी हो कि शिकारी असामाजिक आपराधिक घटनाएं ना हो। इसके अलावा जो फॉरेस्ट का जो मैन पावर है उसको आप रिक्रूटमेंट करें, जो वहां पर ड्यूटी पर रहे, जिससे कि शिकार, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर है, लेकिन एक समस्या नैन्सी सबसे अधिक है कि सबसे अधिक बाघों का शिकार भी मध्य प्रदेश में होता है, लेपर्ड्स का भी शिकार बहुत होता है। अभी इंदौर के पास एक लेपर्ड को मारा, उसके दोनों पंजे काट दिए। तो यदि इनकी संख्या बढ़ रही है तो इंसान और जो इनका संघर्ष है हमें उसको रोकना होगा। इंसान यदि मारा जाता है तो नुकसान, जानवर मारा जाता है तो नुकसान। तो जो वन्य प्राणी प्रबंधन वाले अफसर हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाइए, उनको ट्रेनिंग के साथ संघर्ष प्रबंधन भी आना चाहिए। यदि किसी को गाय को मार दिया, किसी पालतू गाय को, तो ग्रामीण उसका बदला न ले, उसको समय पे मुआवजा मिल जाए और वो ये माने कि हम इनको सुरक्षित रखेंगे, लेपर्ड्स टाइगर को या अन्य जीवों को, तो हमें फायदा होगा। पर्यटन टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ने से जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलता है और उनकी भागीदारी होती है। उनको ये लगता है कि टाइगर है तभी तो हमें रोजगार मिल रहा है। तो हमें शिकार पर भी रोक लगानी पड़ेगी, जंगल का जो घनत्व कम हो रहा है उस पर भी हमें नजर रखनी होगी जी। बिल्कुल। और चूंकि अब ऐसे में जो रुख है वन्य जीवों का वो शहर की तरफ अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये चूंकि चिंता का विषय भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो ये भी है कि जो संघर्ष है वो भी बहुत कम है वन्य जीवों का और मानवों के बीच में, कि जो वन्य जीव आते हैं तो विचरण करके फिर वो अपने इलाके की ओर लौट जाते हैं। इसी से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल अशोक जी आपसे ही रहने वाला है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शहरीकरण अब बढ़ रहा है, जो जंगल हैं, जंगलों के बीच में गांव स्थापित हो रहे हैं, सड़कें वहां पर बनाई जा रही हैं, बसों का संचालन हो रहा है, तो ऐसे में जो जंगल हैं वो तो अब कहीं ना कहीं थोड़े सीमित होते जा रहे हैं। मतलब जंगलों के बीच में या जंगलों के आसपास जो हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाका वहां पर बस जाता है, लेकिन दूसरा अगर पहलू देखें तो वन्य जीव और इंसानों के बीच की जो संघर्ष है वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर देखें तो बहुत कम है। अन्य जिलों से अगर तुलना करें, अन्य राज्यों से हम तुलना करें, तो ये किस दिशा में हम इसको समझें कि क्या जो हमारे वन्य जीव हैं वो इसे अडॉप्ट कर रहे हैं? चूंकि वन्य जीव हम देखते हैं कि वो इंसानों से दूरी बनाकर पसंद रखना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये उल्टा हमें देखने को मिलता है कि या तो वो इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर अगर दूसरी ओर हम देखें तो आने वाले सालों में इन मानव और वन्य जीवों के बीच का ये संबंध कैसे होने वाला है? बात बराबर है, मानव और वन्य जीवन आपस में जुड़े हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मानव ने वन्य जीवनों के लाइफ में कोई वो नहीं करना चाहिए, उनके रहन सहन में कोई वो नहीं कर डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, तो वो लोग भी, वन्य जीवन भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो आपस में जब तालमेल बिगड़ जाता है तब ऐसी घटनाएं होती है, और बाघ, तेंदुए जैसे और दूसरे जीव बाहर जब बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो, जैसे अभी ऐसा ने कहा कि बात सही है, यदि किसी की गाय बकरी उन्होंने खा ली है तो वन विभाग आगे से ध्यान रखे और उसको तुरंत मुआवजा मिल जाए, ये बिल्कुल सही बात है। तो आदमी बदला न ले, ये बात भी सही है। और जैसे अभी इंदौर में वो बाघ के पंजे उसके तेंदुए रख लिए थे जानवर के, और ये जो शिकारी वाला काम है, इन सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वन्य एरिया को सुरक्षित करें। वहां पर आप किसी प्रकार का विकास का न सोचे, कोई रास्ते का न सोचे, वहां पे जो लोग हैं उन्हें आप वहां से हटाएं और किसी को बसने न दे। अभी क्या हो रहा है, आपके झाड़ भी बहुत कट रहे हैं। आप देखिए अपने वन्य, अभी आप आंकड़ा लगाओगे ना तो मेरे ख्याल से, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, आज इतने लाख पौधे लगाए, आज इतने लाख लगाए, अभी अपन ने 51 लाख लगाए, अभी आपने इतने सारे पौधे लगाए तो लगाए कहाँ, जगह कहाँ आपकी? इसका मतलब है कि आपका जब फॉरेस्ट बन जाता है तो वहां से कटिंग शुरू हो जाती है, आप फिर वहां पे करते हो। तो जो कटिंग वाला काम है ना, ये उनकी लाइफ को डिस्टर्बेंस करता है। आप उनके एरिया में आप कुछ परिवर्तन मत लाओ, आप उनको डिस्टर्ब मत करो।
ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है ना, ये कभी अभी तो ठीक है कि विकराल रूप नहीं है, लेकिन इस डिस्टरबेंस से ही प्रजाति लुप्त होने लगती है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम्म। मैंने कहा, इनकी टेरिटरी का ध्यान रखे, इनका एरिया बड़ा है। जहाँ इनका घनत्व जहाँ जीव ज्यादा हो गए, इनका घनत्व ज्यादा हो गया, उनको आप दूसरी जगह शिफ्ट करने जाएं। और पर इस बात का ध्यान रखें, उसकी सीमांकन तय होना चाहिए। उसमें कोई सीमांकन में रुकावट नहीं करना चाहिए, कोई उसमें घुसपैठ नहीं होना चाहिए मानव जीवन की। तब ये चीज टिकेंगे। और फॉरेस्ट लाइफ में इकोसिस्टम, जो अपन इसको इकोसिस्टम से बात करें, अपन भी इकोसिस्टम के पार्ट हैं। अपना रोल भी यही है कि मैं एक छोटी सी एक बात कहूँ, दो एक कुछ ही मिनट में खत्म कर दूंगा मैं, कि जैसे घास वनस्पति पृथ्वी पे बनती है, हम्म। उसको खाने के लिए ये दूसरे शाकाहारी जीव बनाए। इनकी संख्या बहुत हो गई। इनको लिमिट करने के लिए फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनाए। जंगल में कोई पत्ता गिर जाता है, फूल गिर जाते हैं, तो उसकी सफाई के लिए एजेंट बना दिए, चींटी मकोड़े को ये बना दिए, सुअर बना दिए, ये बना दिए सब। तो ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को ध्यान रखना चाहिए। जो प्रकृति का नियम है, उस नियम के तहत ही विकास होना चाहिए। और शहरीकरण को बढ़ा देना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसका बहुत खराब नतीजा आ रहा है। लेकिन उस पे ध्यान सरकार ने, नगरीय विभाग ने भी ध्यान देना चाहिए कि हम वन्य जीवन को छोटा न करें और शहरी जीवन को बिना वजह बढ़ाए ना करें। आप हम्म। शहर की सीमाएं बढ़ा देते हो, पेरीफेरी एरिया बढ़ा दिया, नए मास्टर प्लान में नए नए एरिया ले लेते हो, लेकिन उसके डेवलपमेंट में 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप क्यों डिस्टर्ब में जा रहे हो? आप अपनी चीज को क्यों बिगाड़ रहे हो? इन सब का तालमेल, अब ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। हम लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन, आप लोग भी जितने भी वो समझते हैं, गांव वाले भी समझते हैं इस बात को। तो ये सरकार ने, नगरीय विकास और वन्य विभाग ने, दोनों में एक आपसी समझ और तालमेल होना चाहिए। इनके एरिया तय रखें। और ये बहुत खुशी की बात है, इस खुशी को मेंटेन रखना है कि अपने यहाँ ये संख्या बढ़ रही है, तो ये मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो कि अपन इनको धीरे धीरे, अपन एक दिन चर्चा करें कि ये कम क्यों हो गए। बिल्कुल। और चूंकि जिस तरह से आपने कई पहलू रखे हैं, और मैं यही उम्मीद करूंगी अजय जी से, और यही चाहूंगी अजय जी से भी, कि अजय जी, जिस तरह से अशोक जी ने अपने पहलू रखे या अपने विचार रखे कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है, मैं आपसे भी यही चाहूंगी कि आप भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा और ये बताइएगा कि जो वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए आने वाले दिनों में या वर्षों में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो जिस तरह से पॉजिटिव साइंस हमारे फेवर में है कि हम टाइगर स्टेट कहला गए हैं, और जो वन्य जीव हैं उन्हें भी अब मध्य प्रदेश की जो धरती है वो पसंद आने लगी है, और यहाँ पर अब जो उनका जीवन है वो और लंबे होने की संभावना है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से उनका भी ये कहना है कि जो टेरिटरी है इनकी अलग बनाई जाए, शहर को अलग किया जाए, इनका एक अलग क्षेत्र इन्हें दिया जाए, आपसे भी यही चाहूंगी कि आप भी अपना विचार रखिएगा और ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे विशेष पहलू हैं, बिंदु हैं, जिनका न सिर्फ सरकार बल्कि आम नागरिक होने के नाते हमें भी अपने जहन में रखना होगा। नैन्सी, देखिए, टेरिटरी तो टाइगर और लेपर्ड स्वयं बनाते हैं। मनुष्य का तो जो कर्तव्य है वो ये है कि वह पहली बात तो याद रखे कि उसका टाइगर और ये जो वन्य प्राणी है लेपर्ड, इनके भी अधिकार होते हैं। ये जो धरती है, जो प्लेनेट है, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य जिस तरह से विकास कर रहा है, तो उस विकास पे प्रकृति के साथ अनुशासित रहे। जो जंगल, जो इलाके, पहाड़, नदी, तालाब, ये उनके इलाके हैं, उनको सुरक्षा दे। हमारे पास, हम जो नया इलाका बनाते हैं तो पहली प्राथमिकता ये होती है इन प्राणियों के लिए कि वहां पानी है, वहां घास का मैदान हो, घास का मैदान और पानी हो, जीव वहां पे रहेंगे। फिर उसके बाद सुरक्षा होनी चाहिए। शाकाहारी जीव उसके फूड साइकिल का पार्ट है, तो टाइगर और लेपर्ड्स को सुरक्षा भी चाहिए कि वहां पे अतिक्रमण ना हो, शिकारी की गतिविधियां ना हो। इसके लिए जरूरी है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो टाइगर रिजर्व और सेंचुरीज में जो मैन पावर है उसमें वो उन खाली पदों को भरे। यदि पर्याप्त मैन पावर रहेगा तो उनकी सुरक्षा होगी और बेहतर प्रबंधन होगा। प्रोजेक्ट टाइगर जिसके तहत हम चल रहे हैं, तो उसमें कई शर्तें होती हैं, जिन शर्तों में अहम रोल होता है
कि टाइगर रिजर्व का फील्ड डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये जो वन्य प्राणी प्रबंधन होता है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इसके अनुभवी अधिकारियों को रखा जाए। और यदि कोई पालतू मवेशी किसी आसपास के गांव का शिकार होता है तो उसको एक सीमित समय में तत्काल उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति हो, जिससे कि ग्रामीणों में, वनवासियों में इसके प्रति आक्रोश ना हो। इसके अतिरिक्त जो बड़े विकास कार्य हैं, जैसे सड़क है या रेलवे लाइन है या जो डैम बन रहे हैं, हमें यह देखना होगा कि उनमें मिटिगेशन मेजर्स हो। यदि सड़क टाइगर रिजर्व के अंदर जा रही है तो अंडरपास, ओवरपास, एक जो वाइल्ड लाइफ के जो प्रोटोकॉल है उनके तहत वो बनाए जाएं। तो यदि ये सब कुछ मूलभूत हमारे जो कागजों में लिखे हुए नियम, नीति, निर्देश, कानून है, उसका पालन हो, कहीं कोई शिकार का प्रकरण होता है तो शिकारियों को कठोरतम सजा दिलवाई जाए, उनके विरुद्ध यदि सख्त कार्रवाई होगी तो हमारे वन्य प्राणी दुर्लभ है वो बचेंगे। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि यहाँ पर हमारा भी ये फर्ज बनता है, चूंकि वन विभाग हो या सरकार हो, अपने स्तर से तो पूरे प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमारा भी आम नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज भी है, हमारा कर्तव्य भी है, और ये हमें भी लोगों को जागरूक करना होगा कि जो वन्य जीव है वो हमारे लिए कितना जरूरी है और उनसे तालमेल बिठाकर किस तरह से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उनका शिकार ना करें, उनके क्षेत्र में हम कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे कि उन्हें नुकसान पहुंचे या वो असहज हो जाए। फिलहाल आज की इस चर्चा के लिए आप दोनों का ही अनादि टीवी से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि आज की चर्चा ने ये साफ कर दिया कि किस तरह से अब मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो कहलाने लगा ही है, लेकिन जिस तरह से हम बार बार ये कहते भी हैं कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, और अब ये कहने में भी शायद कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कि न सिर्फ ये देशवासियों का दिल है, बल्कि अब ये मध्य प्रदेश वन्य जीवों के लिए भी ये जो भूमि है मध्य प्रदेश की, वो उनके लिए काफी कहीं ना कहीं जिस तरह से पसंद आने लगी है, और जिस तरह से वन्य जीव संरक्षण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, और जिस तरह से टाइगर स्टेट में हम नंबर 1 लगातार आते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा हर्ष का विषय है, गर्व की बात है। और आज जाते जाते यही अपील भी आप सबसे कि आम नागरिक हैं हम सब इस मध्य प्रदेश के, इस देश के, तो हमारा ये फर्ज है, वन्य जीवों के प्रति हमारा ये फर्ज है कि हम उन्हें ना छेड़ें, उन्हें उनकी टेरिटरी में ही रहने दें। और जिस तरह से जो शिकार की बात जो कही जा रही है या जिस तरह से जो मामले सामने आते हैं, हालांकि कुछ जिलों से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो उनके इलाके में घुसकर शिकार करते हैं किसी चाह की वजह से या कुछ पैसों की लालच में आकर, तो वो सब आप ना करें, क्योंकि वन्य जीव जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।